वाक्य में हम देखेंगे तो उत्पत्ति, ठीक, उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने देखा था कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक था आपका क्या, सरल वाक्य, राइट, दूसरा था आपका मिश्र वाक्य, और तीसरा था आपका संयुक्त वाक्य। ठीक, ये अपने लास्ट लेक्चर में हो गया था। ठीक, अब यहां पर देखिए उद्देश्य के आधार पर, राइट, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य का मतलब है कि आप उस वाक्य से क्या बताना चाहते हो, है ना, उस वाक्य से आप क्या बताना चाहते हो, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक, वो उद्देश्य के आधार पर, जैसे मान लीजिए आप उदाहरण पर बात करते हैं, आप अगर क्या करते हैं, बिल्कुल अभी सिंपल बात बताना चाहते हैं, ठीक, क्या बिल्कुल सिंपल बात बताना चाहते हैं, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो सरल वाला तो इसमें आ जाएगा, ठीक, लेकिन उद्देश्य के आधार पर हम देखेंगे तो कई बार क्या होता है, जो नियम पहले से चल रहा है अगर हम उसी को एक बार फिर से बोलते हैं, ठीक, या जो घटना पहले से ही हो रही है, क्या जो घटना पहले से ही हो रही है, ठीक, पहले से होने वाली घटना को बोलते हैं विधान। जैसे आप जानते हो ना, आपने देखा होगा कि बोलचाल की भाषा में बोलते हैं विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, राइट। इसका सीधा मतलब है कि जो विधि पहले से बना ही गई है, जो नियम बनाए गए हैं, भले बुजुर्गों ने बनाए हैं, बुद्धिजीवी ने बनाए हैं, जो उन्होंने बनाया है विधि, उसकी जो प्रोसेस है, जो उसका विधान है, ठीक, तो उस विधान को हम नहीं बदल सकते, ऐसा बोलते हैं हम, विधि के विधान को नहीं बदला जा सकता है। ठीक, वो विधि भले ईश्वर ने बनाया हो या फिर किसी मनुष्य ने बनाया हो, वो बात अलग है। इसका सीधा मतलब है, विधान मतलब है जो पहले से निश्चित है, जो घटना पहले से निश्चित है। लोग जैसे मान लो उदाहरण तौर पे क्या आएगा, अगर आप पढ़ते लिखते हो तो मैं अगर आपको बोलूंगा आप पढ़ोगे, तो पढ़ोगे ही मतलब आप विधान है, आपके पढ़ने का विधान ही है। आप क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो ना, तो सीधी सी बात क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे आप ना, सीधी सी बात है वो। तो पहले लिखो आप क्या, विधान वाचक वाक्य। राइट, जैसे हम बोलेंगे, देखिए, गीता खेलेगी, राम पढ़ेगा, वो विधान है उसका। आप मुझे बताओ, हम किसी के बारे में फ्यूचर में कुछ बताते हैं तो उसका पुराने देखकर बताते कि नहीं। जैसे मान लो आप कोई अनपढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति को आप बोलोगे रामू पढ़ेगा, तो गलत है, क्योंकि वो तो अनपढ़ है, कैसे पढ़ेगा, उसके विधान में तो है ही नहीं ना वो। लेकिन अगर आप बोलेंगे कोई डांस करने वाला है और उसे हम बोलेंगे भैया ये कल डांस करेगा, विधान है, बिल्कुल सिंपल है। मतलब जो चीज पहले से व्यक्ति वो कर चुका है, कर रहा है, उसके लिए वो क्या बताइए, विधान बन गया है। तो अगर वही विधान वो दोहराता है तो कौन सा वाक्य आएगा आपका, विधानवाचक, राइट। तो जो विधान होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाले वाक्य को बोलते हैं विधानवाचक। सेकंड में लिखेंगे आप इसको निषेधवाचक। ठीक, निषेधवाचक का सीधा मतलब है जब आप मना करते हो। ठीक, रामू खाना नहीं खाएगा, ठीक है, रामू खाना नहीं खाएगा, आप उसको मना कर रहे हैं। ठीक, सीधी सी बात है, इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस हम कहते हैं, नॉट लगता जो, ठीक है। तो निषेधवाचक मतलब क्या हो रहा है, जिसमें हम मना ही कर रहे हैं। रामू खेलने मत जाओ, राइट, रामू खेलने मत जाओ, ठीक, आप पानी मत पीजिए, समझ रहे हो ना। ये क्या आपका आएगा, निषेधात्मक बात या निषेधवाचक बात। प्रश्नवाचक में आप जानते हैं, इसमें ये बिल्कुल सिंपल है भाई, है ना। अभी आप देखना इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, इनको कोई पढ़ने वाली बात नहीं है ज्यादा। प्रश्नवाचक में ध्यान रखना, सब लोग जानते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, क्या करें, जिसमें हम क्या करें बताइए, कोई क्वेश्चन करें। सीधा हमारा मतलब है कि जब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा वो बताइए, प्रश्नवाचक बात होगा। क्या होगा वो,
प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ये तो सब समझते, इसको समझाने वाली बात ही नहीं है। ठीक, थोड़ा सा अपन क्या करेंगे इसमें, जब ये 8 प्रकार के वाक्य पढ़ लेंगे ना, तो इसमें इंटरलिंक करके पढ़ेंगे और इंटरचेंज करेंगे। कई बार पेपर में आता है ना, देखो ये इतना सिंपल है, इसको पढ़ते ही आपको बन जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम बस है कि आपको चेंज करते बनना चाहिए। अगर इंटरचेंज करते बन रहा है ना, तो पेपर में कई बार आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपने क्या देखा, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक, इसको बोलते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना। ठीक, आप आज्ञा दीजिए, आप क्या बताइए, ऑर्डर करिए, आज्ञा दीजिए, तो क्या होगा, वो आज्ञावाचक। जैसे आप बोलेंगे पानी लेकर आओ, खाना लेकर आओ, कॉफी लेकर आओ, ये सब क्या बताइए, आज्ञा दे रहे हो। सिंपल सी बात है, बस आपको इंटरचेंज करते बनना चाहिए वाक्य को। आगे हम बात करेंगे विस्मयवाचक वाक्य। क्या आएगा, देखो जो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं, सीधी सी बात है, इन वाक्यों को इसलिए बनाया गया है कि आप अपने एक्सप्रेशन को सामने वाले को सही तरीके से बता पाओ। अगर यकीन मानना, विस्मयवाचक अगर हम सेंटेंस नहीं बोलते हैं ना, तो हमारी फीलिंग सामने वाले को समझ नहीं आती है। ठीक, अगर उदाहरण तौर पे कोई चीज सुंदर है, हमने ऐसा ही बोला, किसी ने पूछा आपसे, या आप जा रहे हो, साथ में कोई आपके साथ चल रहा है, आप अगर इतने बोलेंगे, कोई आपने साइड देखा, कोई दृश्य देखा और आपने कहा अच्छा है, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। लेकिन आप बोलते हैं वाह कितना अच्छा है, तो सामने वाला समझ आता है कि इसको बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखो अच्छा तो वो भी बोल रहा है ना, बुरा कौन बोल रहा है, अच्छा अच्छा बोलने का भी तजुर्बा उसमें। वो बोल रहे ना अच्छा है, अगर आप नॉर्मल जा रहे हैं और आपने बोला अच्छा है, इसका मतलब कौन उसको गलत बोल रहे हैं, अच्छा तो है। लेकिन अगर आप बोलेंगे वाह कितना अच्छा है, इसका मतलब आप सामने वाले को बता देंगे कि आपको रियली बहुत अच्छा लगा। ठीक, होता ना, कोई खाना खिलाता है, कैसा लगा, आप ऐसे बोलते हो ठीक लगा, तो सामने वाले सोचेगा यार भाई मजा नहीं आया इसको। होता है ना, देखो अच्छा, वो बुरा कहाँ कह रहा, अच्छा कह रहा है ना, कैसा लगा, बोले अच्छा लगा। अगर बोलेगा कैसा लगा, वाह कितना अच्छा लगा, तो सामने वाला का दिल गदगद हो जाएगा यार। तो ये वाक्य बनने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है ना। और सही समय में सही वाक्य यूज करें तो ठीक है, सही समय में विस्मादी वादक जो बोचक शब्द होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करें तो सही है, नहीं तो कहीं कहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाता सब। ठीक है, चलिए, तो ये तो सब जानते हो। फिर आता है क्या, बताइए इच्छावाचक वाक्य। बिल्कुल सिंपल है, क्या आता है, इच्छावाचक वाक्य। ठीक, अगर आपकी इच्छा बताना चाह रहे हो, आप किसी से कैसे इच्छा बता रहे हो, ठीक है ना, आप रामू को खेलना चाहिए, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना, रामू को घर आना चाहिए, इच्छा है ना। ठीक, रामू खेले। अगर आप अपनी इच्छा बताना चाहते हो, ठीक है, जिस वाक्य में आप अपनी इच्छा बताना चाहते हो, वो वाक्य क्या होगा, इच्छावाचक होगा, सीधी सी बात है, आपकी इच्छा होगी। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, संदेहवाचक। ये देखिए, ये वैसे आपको पढ़ाने वाली बात ही नहीं थी, ये तो सब समझते हो, बचपन में सब पढ़े हो आपने, लेकिन एक हल्का हल्का रिवीजन हो जाएगा तो आपको लगेगा कि भैया, क्योंकि पेपर में जाता है बेटा से, कभी है सिंपल, लेकिन कई बार क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आपको बहुत ज्यादा डोज दे देती है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, संदेहवाचक आप लगाओ, आपको परफेक्ट नहीं पता ना कि कौन क्या कर रहा है, तो आपने क्या बोला, गीता खेलती होगी, परफेक्ट नहीं बोल रहे आप ना। कई बार हम इसमें शायद लगा लेते हैं, शायद भाई आएगा। ठीक, संदेह होना चाहिए, परफेक्टनेस नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें संदेह हो कि भैया होता होगा भी
और नहीं होता भी होगा, कोई विश्वास नहीं है। ठीक, क्या होगा वो? संदेहवाचक। ठीक, अब आप जानते हो इसमें आता है संकेतवाचक, लास्ट है, क्या लिखो उसको? संकेतवाचक वाक्य में कोई भी घटना के प्रति आप सिंबॉलिक फॉर्म में उसे यूज करिए। ठीक, संकेत दीजिए। संकेत का मतलब क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, इस संदेह में और संकेत में, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसके बाकी ना मालूम, दोनों के मिलते जुलते लगते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा उदाहरण तौर पे कि गीता खेलती होगी, ठीक, उसमें और मैं ज्यादा सस्पियस पैदा करता हूं, संदेह पैदा करता हूं, शायद गीता खेलती होगी, शायद गीता खेलती होगी। देखो यहां पर देखिए आप, दो चीजें हैं, इसमें संदेह और ज्यादा हो गया है। शायद जैसे अपन बोलते हैं ना उदाहरण तौर पे, क्यों आप आ पाएंगे क्या? शायद मैं ना आ पाऊं। जरूरी नहीं कि आप नहीं बोल रहे हो। देखो अगर आप चाहो, अगर नहीं बोलना चाहते हो, आप ना नहीं बोलना चाहते तो आप सीधे बोल देंगे मैं नहीं आ पाऊंगा, निश्चितात्मक हो जाएगा। लेकिन आप उसमें सस्पियस पैदा करना चाहते हो कि यार सामने वाले को अभी क्लियर ही नहीं हो कि आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो आप बोलेंगे शायद मैं ना आ पाऊं। तो शायद आपने लगा दिए तो सामने वाला सोचेगा कि आ भी सकता है। अगर आप सीधा बोल दो कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो सामने वाला फ्री हो जाएगा, आपसे निश्चिंत हो जाएगा कि भैया अब नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आपने बोल दिया शायद मैं ना आ पाऊं, इसका मतलब वो सामने वाला सोचेगा, नहीं भी आपने क्यों ना बोले हो, लेकिन वो बंदा सोच सकता है कि नहीं आए, कभी भी टपक पड़ सकता है, क्योंकि शायद लगाया इसने। तो उसी प्रकार आप देखना, मालूम है संकेत में और संदेह में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक, आप मालूम है उदाहरण तौर पे अगर सस्पियस पैदा नहीं कर रहे हैं उस वर्ड में, पूरे वाक्य में, तो वो संकेत भी हो सकता है। और अगर मालूम है आपका संदेह ज्यादा हो रहा है उस वाक्य को बोलने में, तो ज्यादा वो संदेह होगा। दोनों एक जैसे देखते देखना आप। हाँ, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं रामू मिठाई खाता होगा, अब यहां सुनना, ध्यान समझना इसको, बड़ा सूक्ष्म अंतर है इसमें। देखो रामू मिठाई खाता होगा, ठीक, आप बताओ उस व्यक्ति के बारे में आप सटीकता से बोल रहे हो, अभी हल्का सटीकता आपकी है उसमें है, खाता हुआ। जैसे अपन बोलते हैं ना नॉर्मल, कोई व्यक्ति ने बोला कि वो कहाँ गया है, तो वो आप बोल देंगे खाना खाता होगा, अंदर खाना खाता होगा। तो आपने सामने वाले व्यक्ति को सिंबॉलिक फॉर्म में बता चुके हैं कि ये खाना खा रहा है, सिंबल है शुरू में वो, लेकिन उसमें परफेक्टनेस ज्यादा है लेकिन संदेह कम है, क्योंकि सामने वाला इसी को मान लेगा, सही मान लेगा कि नहीं बताओ। उदाहरण तौर पे देखें, मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया या कोई पड़ोसी आया, उसने आपसे पूछा पिताजी कहां पर हैं, तो आप इतना ही बोल देंगे कि किचन में खाना बना रहे हैं, ऐसे बोल देंगे किचन में खाना बनाते होंगे, राइट, किचन में खाना बनाते होंगे। इसका मतलब सामने वाले व्यक्ति आप पर विश्वास कर लेगा कि यार हो सकता है इतने समय खाना बनाते हैं, तो बोल रहे हैं खाना बनाते होंगे, तो सामने वाला 80% मान लेगा उसकी बात, 80% मान लेगा, और 20% उसके मन में संदेह रहेगा कि ये बोल रहा है बनाते होंगे, मतलब शायद इतने सब बनाते होंगे, शायद बनाए ना इस समय। केवल अंतर आता है परसेंटेज का, कितना परसेंटेज सस्पियस है, कितना परफेक्ट है। लेकिन अगर वो सामने वाला बंदा बोल देगा क्या शायद पिताजी किचन में खाना बनाते होंगे, तो सामने वाला बोलेगा भाई शायद मत लगा, तो जाके देख पहले। वो विश्वास नहीं करेगा आप पर, वो 20% विश्वास करेगा, 80% नहीं करेगा। अंतर इस बात का आता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर अपन बोलेंगे ना पिताजी किचन में खाना बनाते होंगे,
आपसे पूछे किचन में पिताजी खाना बनाते होंगे, तो सामने वाला 80% आप पर विश्वास कर लिया क्योंकि आप पिताजी को जानोगे नहीं क्या, लेकिन 20% उसके मन में संदेह रहता है, तो 20% ज्यादा मायने रखता है, उसको भूल जाता है कि चल ठीक है यार। लेकिन अगर आपने बोले शायद किचन में खाना बनाते होंगे, तो 80% अब क्या हो गया, विश्वास नहीं रहेगा उसको। बोले भाई शायद मत लगा, तो जाके देख। केवल थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो जाने से वो विश्वास में जो अंतर होता है, सस्पियस में अंतर होता है ना, उसी परसेंटेज के रेशो पर वो संदेह बन जाता है, उसी पर बन जाता है क्या वो आपका। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कि आपको थोड़ा पहचानना होगा कंडीशंस को देखकर। दोनों दिखते एक जैसे हैं, दिखते दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि उसमें भी सिंबल हो रहा है और संदेह उसमें भी हो रहा है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले आपको ये 8 प्रकार के वाक्य हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं और उसके एक बार पूरे आटो में चेंज करके देखते हैं। राइट, आटो में चेंज करके देखेंगे तो क्या होगा, हमें आभास होगा कि हम क्या इन सेंटेंस का मतलब समझ चुके हैं। पहली बात देखो, सेंटेंस का मतलब तो आप बिल्कुल समझ चुके, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये सेंटेंस आप बोल बोल के यूज कर करके आज बुजुर्ग हो गए हो, तो ये सेंटेंस समझना कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक बार अपन चेंज करके देख लेते हैं एक ही वाक्य को, तो काफी आपकी उसमें क्या रहेगा, एक कमांड बन जाएगी। जैसे उदाहरण तौर पे कोई हम बात करते हैं, ठीक, राम पढ़ता है, ये विधान है उसका, नहीं है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये विधान वाचक और सरल वाक्य दोनों एक ही होते हैं, ध्यान रखना। विधान वाचक और आपका क्या, सरल वाक्य। सरल वाक्य विधान वाचक होता है इसमें, ठीक है। अब देखो, विधान वाचक जो होता है वो सरल वाक्य हो सकता है, होता ही है, ठीक। ये भी ध्यान रखना, सारे जो वाक्य हैं वो भी सरल हैं, मिश्र नहीं होते, संयुक्त नहीं होते हैं, ठीक। चलो खैर उनको बात में करेंगे। देखो, राम पढ़ता है, पढ़ना उसका क्या है, विधान। और आप जानते हो किसी व्यक्ति को आप बोल रहे पढ़ रहे हो, मतलब वो पढ़ा लिखा आदमी है। किसी को बोल दोगे क्या अनपढ़ को, वो पढ़ रहा है। उदाहरण तौर पे अनपढ़ व्यक्ति अखबार सामने रख लिया है ना, और जो जानता है उसको कि इसे पढ़ते नहीं बनता है, तो बोलेगा क्या कि रामू अखबार पढ़ रहा है, रामू अखबार पढ़ता है, वो नहीं बोलेगा। लेकिन आजकल के बुजुर्ग लोग बड़े बड़े होशियार हो गए हैं, भले उनको पढ़ते ना माने, लेकिन जब भी समाज में जाएंगे उन्हें न्यूज़पेपर चाहिए, समझ रहे हो। वो सिंबॉलिक फॉर्म में बताना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, भले उसको चित्र देखता है बस वो। हाँ, ऐसा नहीं। अगर आप ध्यान रखना, समाज में जा रहे हो तो आपको न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ लिए सामने वालों को, और आप ज्यादा नहीं है, अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता और बताना चाहते हैं तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लो, तो वह आपकी बल्ले बल्ले, समझ रहे हो। आप कुछ मत करो, ध्यान रखना। इतने ही में देखो, अभी अपन लोग हिंदी मीडियम वाले तो इंग्लिश सीधी कमजोर होती है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर आके पढ़ने लगे ना, तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा, अरे वाह यार बड़ा इंटेलिजेंट है, तो बड़ा बुद्धिमान है। होता कि इसका सीधा मतलब है हम पर एक इंप्रेशन पड़ता है इन चीजों का, तो लोग समाज में यही करते हैं, भले इनको पढ़ते न माने चित्र देखते रहेंगे। और कौन पूछ रहा है उनको, बताओ कोई पूछता है क्या, क्यों आज के न्यूज़पेपर में बताओ क्या है करंट अफेयर्स में, कौन पूछेगा वहां समाज में। तो उसका सीधी सी बात है, ऐसे ही काम चल जाता है ना, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो सीधी सी बात है, अपन उस चीज को ना लें, वो तो एक दिखावा है, हम फैक्चुअल बात कर रहे हैं। राम अनपढ़ नहीं है, राम पढ़ा लिखा आदमी है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तभी आप बोलेंगे भैया पढ़ता है, ऐसे कहीं बोलोगे क्या। उदाहरण तौर पे आपके यहाँ 2 बेटे मान लीजिए, एक मान लो गाय चराने वाला है, वो अनपढ़ है, पढ़ता नहीं है, और एक पढ़ने वाला है, ठीक। अगर आप मान लो रामू बेचारा पढ़ता नहीं है, गाय चराने वाला है, अगर आप उसे बोलेंगे रामू पढ़ता है, तो बड़ा हदक की ऐसी बात होगी, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता ना, तो उसके विधान में नहीं है वो। अगर उसको हम बोलेंगे क्या रामू गाय चराता है, बिल्कुल सही है, उसका वो विधान है। समझ में आया। इसका मतलब जो व्यक्ति जो काम करता है, ठीक, उसका वो विधान बन जाता है, ठीक।
और उसी विधान के अकॉर्डिंग जब कोई वाक्य बोलते हैं तो विधानवाचक होता है। वह खाता है, खाना उसका विधान है। वह पीता है, उसका पीना विधान है। वह गाय चराता है, उसका चराना विधान है। वह पढ़ता है, पढ़ना उसका विधान है। राइट? तो क्या आएगा वो? विधानवाचक। ठीक, जितने भी सिंपल जो शब्द होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी बात बताते हैं, सब विधान होते हैं। ठीक, अब यहां देखो, निषेधात्मक में अगर हम बोलें, मतलब हम बोलेंगे क्या? नहीं पढ़ता है, तो क्या आएगा आपका? राम नहीं पढ़ता है। राइट? ये तो सिंपल है, नेगेटिव। अगर प्रश्नवाचक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या राम पढ़ता है? आप प्रश्न कर लीजिए, क्या राम पढ़ता है? फिर आप ध्यान रखना, आज्ञावाचक बना दो, राम पढ़ो। आगे देते अपन ना, क्या है यहाँ पर? राम पढ़ो या राम पढ़िए, जो भी आप अच्छी लैंग्वेज में आप जो बोलना चाहते, दोनों चीजें हैं। आज्ञा तो आप देहाती में भी दे सकते हो और आज्ञा तो आप शहराती में भी दे सकते हो। आज्ञा तो आज्ञा होती है और आज्ञा दोनों मानी जाएंगी। गांव का व्यक्ति होगा, गांव में उसकी गांव देहात की भाषा में आज्ञा दो, ठीक, वो मान लेगा। जैसी आपकी बात, आज्ञा तो आज्ञा होती है। अब आएगा क्या? विस्मयवाचक वाक्य। वाह, राम पढ़ रहा है या राम पढ़ता है। ठीक, तो एक सामने वाला का बिल्कुल अटेंशन आएगा कि यार राम वास्तव में क्या बताइए, पढ़ता है यार, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब देखो, इस सब वाक्य में ना मालूम ऑर्डनरी वाक्य है, बिल्कुल ऑर्डनरी है। मतलब यार ठीक है, ठीक है, बोलेंगे वाह राम पढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को। ऐसा आप किसी को बोल देना भाई, अरे फिर देखो, वाह राम पढ़ता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम क्या बोलेंगे बताइए। और हो सकता है आप, कुछ लोग क्या होते हैं, अब अच्छी बात भी बोलते हैं, कुछ लोग गलत बात भी बोलते हैं, उनको पढ़ाई पसंद नहीं है तो ठीक है ना, बोलते हैं छी राम पढ़ता है। अब जिसको ध्यान रखना अच्छा लगे होता है ना, कुछ लोगों को पढ़ाई अच्छी लगती है, किसी को बड़ी घृणा होती है उससे, तो वो भी बताएगा सामने अपने, अब उसके विचार है भैया, तो क्या बोलेगा वो, छी राम पढ़ता है, हम इसके साथ दोस्ती नहीं करते, पढ़ने वाला बंदा है। हो सकता है ऐसा ना। तो सब चीजें ये भाव है उसके, जब वो भावों को व्यक्त करता है ना कोई सिंबल यूज करेगा, उससे हमें सामने वाले व्यक्ति का पूरा मेंटालिटी पता चल जाएगी कि ये व्यक्ति क्या चाह रहा है। ठीक, इच्छावाचक वाक्य, मतलब आपकी इच्छा हो राम पढ़े। आप अगर मान लीजिए उदाहरण तौर पे, आप अगर राम के पिताजी रहे, रामू के पिताजी रहे, तो आप चाहेंगे कि हमारा रामू पढ़े, तो आप इच्छा क्या करेंगे? अगर आप रामू को पढ़ाना चाहते तो क्या इच्छा होगी? आप राम को पढ़ना चाहिए या रामू पढ़े। पढ़े भी ठीक है क्योंकि वो इच्छा उसमें प्रकट हो चुकी है। यार ऐसा नहीं बेटा, ये मत सोचना कि चाहिए ही लगेगा सर तब आज्ञा इच्छावाचक होगा, बिल्कुल नहीं। आप उसकी भावना पर जाना। देखिए, शब्द को अगर आप ना देखकर पहचानोगे ना, वो बेकार रहता है, क्योंकि शब्द जो बने होते हैं ना वो भावों से जुड़े होते हैं। तो ऐसा मत करिए कि पढ़े पढ़िए ये सब याद कर लिए आपने, पढ़े हैं तो आज्ञावाचक, पढ़िए हैं तो ऐसा, पढ़ोगे तो ऐसा, ऐसा नहीं। आप जो सेंटेंस बोला जा रहा है, और आप हिंदी मीडियम वाले सब समझते हैं भावनाओं को। अगर भावनाएं नहीं समझेंगे तो आपको फिर रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश में रट्टा मारते हो जहां पर सेल बिल लगा हो, होता ना सब अपना अपना। अरे तो इंग्लिश मीडियम वाले रट्टा नहीं मारते, हिंदी मीडियम वाले मार लेते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी रट्टा मारते हैं। सब अपनी अपनी कहानी है। ठीक है, पढ़े हो ना? अरे ज्यादा मत बताओ तुम लोग, टेंस पढ़ते हो तो सब स्ट्रक्चर रट्टा नहीं मारते हो क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस, नहीं करते हो? मैं बताओ बेटा, सब जानता हूं मैं तुम्हारी बात। हिल के याद करते हैं उस समय, टेंस पढ़ते कि नहीं? जबकि उसको कौन याद करेगा बताओ? अब इंग्लिश मीडियम वाला याद नहीं करेगा, लेकिन देखो अब हिंदी मीडियम वाला का भी देख लो। ठीक, अब वो बोलेगा दरवाजा खुली है, खिड़की खुला है। वाह कैसा बोल रहे थे, बोले
आपकी ध्यान रखना, मिनटों में आपकी औकात पता चल जाएगी, मिनटों में। अगर आपने इतनी बोल दिया जब देख दरवाजा खुला है कि खुली है, तो लोगों को खुला खुली मंत्र नहीं आता है। बोलेगा लड़की हो तो खुली भैया, लड़का हो तो खुला है यार, लड़का देखना लड़की दिख रही है, बोले देखो बड़ा इंग्लिश में तो आसान है भैया, चलो विंडो इज ओपन, डोर इज ओपन, ओपन में काम चल गया आपका। लेकिन आप जानते हो हिंदी में तो बड़ा दिक्कत आएगी ना आपको, खुला खुली। आप मत कुछ मत करो, बताना आप इंग्लिश में जब वाले इतनी बोल देना, उनकी नाक यहीं से कट जाती, तुरंत कट जाती है। इतनी बात इतने में चल जाएगी, सामने वाले को पता कि यार ये कैसा आदमी है, होता भाई ऐसा। तो लैंग्वेज में ग्रामेटिकल कमांड होती सबकी है, लेकिन जितनी जरूरत उतनी होती है। जो हम देखो आज हिंदी की ग्रामर क्या यूज करते नहीं बनता है क्या, अनपढ़ व्यक्ति भी ध्यान रखना हिंदी की ग्रामर यूज करता है, वो अनुग्रहण करके हुए उसने हिंदी जो सीखा है, तो इर्ली में उसने क्या बताई, ग्रामर के साथ सीखा हुआ। हाँ थोड़ी बहुत त्रुटियां तो होती है, बात अलग है। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला व्यक्ति होगा, अनपढ़ भी होगा ना, वो भी कहेगा क्या दरवाजा खुला है, क्योंकि उस अनुग्रहण से सीखा है, सामने वाले ने बोला खुला है इसलिए वो खुला है बोलता है, खिड़की खुली है इसलिए वो खिड़की खुली है बोलता है, क्योंकि उसने अनुग्रहण से सीखा है, उसने पढ़ के नहीं सीखा है। उसी प्रकार जो व्यक्ति इंग्लिश माध्यम में रहता है, इंग्लिश मीडियम में रहता है, वो व्यक्ति उस स्ट्रक्चर को याद नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक विल सेल लगाते चलता है, राइट। अगर उसे विल सेल लगाना है, अमेज़न लगाना, वो लगाते चलता है। हाँ जो अनपढ़ व्यक्ति, उसे बिल सेल का नियम नहीं पता होता, वो सेल भी लगा देता है, बिल भी लगा देता है। उसे मॉडल्स नहीं पता होते हैं, तो कहाँ बिल लगाना कहाँ से लगाना, वो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। लेकिन यूज करता ग्रामर जरूर है, वो ग्रामर यूज जरूर करता है। अगर कोई भी शब्द बोलेगा बताइए, तो पूरा वाक्य में वो सब चीजें यूज करेगा, कर्ता यूज करेगा, कर्म यूज करेगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, उसके सेंटेंस का मूड यूज करेगा, सब कुछ करता वो। लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, बस इतना बस है, करता जरूर लेकिन वो भी। यहां देखो आप इच्छावाचक वाक्य में आप अगर सीधे देखेंगे तो आप भावनाओं में जाना, भावना मतलब समझ रहे हो, जो आप बोल रहे हो ना उसका मतलब समझना। जैसे मैंने बोला रामू को पढ़ना चाहिए, इसका मतलब तुम समझ चुके हो कि मेरी इच्छा है कि रामू को पढ़ना चाहिए, मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपके क्या, आपका रामू पढ़े, ये भी आप समझ रहे मेरी इच्छा है, मैं खुद बोल रहा हूँ। तो आप पढ़ना चाहिए या पढ़े पर मत जाना, आप उसके इमोशन पर जाना कि भैया इसका एक्चुअल में क्या भावना है इसकी, है ना। तो क्या आएगा, राम को पढ़ना चाहिए, ठीक, या राम पढ़े, वो सब दोनों बातें की हैं, ठीक। आगे देखो संदेहवाचक, ठीक। अब आप देखो संदेहवाचक में क्या है, उदाहरण तौर पे अब केवल संदेह करना है आपको, किस पर करना, राम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, संदेह प्रकट करो। सामने वाले को संदेह हो जाए कि राम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे क्या, शायद राम पढ़ता होगा। क्या बोलेंगे आप, शायद राम पढ़ता होगा, राइट। तो शायद लग जाने से सामने वाला कंफर्म नहीं हो पाएगा कि भैया पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, सिंपल है। संकेत में आप बताओ, किसी व्यक्ति को बताओ कि राम पढ़ रहा है। देखो किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा राम, रामू कहाँ है, राम कहाँ है, तो आप सामने वाले को संकेत में बता दो, आप खड़े खड़े, ऐसा नहीं रामू को उठा के लेकर आए देखो ये रामू है, आप यहीं से बता दो संकेत में, यहीं से आप संकेत में बता दो, सामने वाला समझ जाएगा तुमको रामू के पास नहीं जाना है और रामू को यहाँ पर आना है। आप क्या बोल दो, क्या बोलते हैं यहाँ पर, रामू पढ़ता होगा, संदेह नहीं है, सामने वाला समझ गया। लेकिन 80-20 का परसेंट रहता है उसमें। सामने वाला अगर तुम पर फुल विश्वास करता है, फुल विश्वास करता है तो 80-20 हो जाएगा। इसी बात को तुम मालूम है, ऐसे व्यक्ति बोलता है ना जो हमेशा झूठ बोलता है। जैसे हुआ ना कई बार, आप गए किसी सहेली के घर या दोस्त के घर और आपने पूछा कि मम्मी मोनू कहाँ है, तो आंटी जी मोनू कहाँ है, तो अब उसकी मम्मी को पता है कि ये आदमी बड़ा लफंगा यार है, इसका दोस्त घूमते रहते हैं, तो मम्मी चाहती है कि इससे बचा रहे, समझ रहे हो ना। तो उसका संकेत हमेशा संदेह होता, संदेह में संकेत होता है, अपन समझ नहीं सकते कि क्या बोलना है। देखो 2-3 बार हुआ होगा, उसने बोले होंगे क्या, रामू मार्केट गया होगा। अब उसने तो बोल दी कि रामू मार्केट गया होगा, तो अब उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी सही बताएंगी, तो आपने विश्वास कर लिया। आप जा रहे थे, रामू निकल रहा था घर से पापा,
तो आपका दिमाग तो बिल्कुल हो गया कि इसकी मम्मी झूठ बोलती है। तो मम्मी हमेशा संकेत ही बोलेगी, तुम्हें संदेह लगेगा। अगर उसकी माँ बोलेगी कि मोनू मार्केट गया है, तो वो सिंबल है, संकेत दीदी उन्होंने कि ये मार्केट गया है, लेकिन आपको उस पर मम्मी पर संदेह रहेगा तो हमेशा संदेह रहेगा। इसमें दोनों ही की चीजें भाई, दोनों ही की चीजें हैं। बस इसमें क्या आता है, रेशो का अंतर आता है 80-20, 20-80। ठीक, ये और ये दोनों ही की हैं। अगर शायद लग गया मतलब सामने 80% उसमें संदेह हो गया तो वो संदेह ही होगा। लेकिन अगर क्या होगा, संकेत भी दे रहा है तो 20% संदेह तो रहता, सामने वाला इतना अच्छे से विश्वास नहीं कर सकता किसी व्यक्ति पर, है ना। आप कहीं भी घर जाते हो, अगर बोल दिए इतना कि अगर हाँ रामू को अगर देख लिया आपने छत में कुछ काम कर रहा है तो आप विश्वास करेंगे हाँ छत में काम कर रहा है। लेकिन मम्मी बोलेगी कि रामू छत में काम कर रहा है, तो भली माने संकेत दे दी कि रामू छत में काम कर रहा है, लेकिन आपने रामू को नहीं देखी हो ना, यकीन मानो 100% विश्वास आप कर नहीं सकते हो। कर लोगे क्या? आप मुझे बताओ, क्या आपने रामू को काम करते नहीं देखे हो और आप उसकी मम्मी बोल रही है कि भैया रामू छत में काम कर रहा है, तो आप क्या उसकी माँ पर 100% विश्वास कर सकते हो क्या? नहीं। 80 करोगे तो 20 तो नहीं करोगे, इतना श्योर है। और अगर एक दो बार उसने माँ ने बोल दी कि रामू क्या बताइए मार्केट गए है, और एक दो बार अगर वो घर से निकल जाए तुरंत, तो मम्मी पर तो विश्वास उड़ गया आपका। मम्मी तो सही बोलेंगी ना, तो आपको 80% लगेगा क्या इसमें संदेह। तो देखो दोनों एक ही चीजें हैं, बस आप बेटा उसकी भावनाओं को समझना है, उसी भावना पर डिपेंड करता है कि कितना 80 कितना 20% कौन रेशो हो रहा है। ठीक, दोनों बहुत आसान है। इसमें क्या आएगा, संकेत में राम पढ़ता होगा। ठीक, इसका मतलब क्या बताइए, आप संकेत दे रहे हो कि राम पढ़ता होगा। लेकिन अब अगर आप मान लीजिए शायद बोलेंगे तो क्या आएगा, इसमें आपका रेशो संदेह ज्यादा हो गया, तो क्या आएगा आपका संदेहवाचक। अब देखो सभी बदलते बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। कई बार क्या होता है, देखिए पेपर में यहां से जो क्वेश्चन आता है ना, देखो पेपर में जो क्वेश्चन आता है इससे ना कैसे आता देखना, हाँ ज्यादा कुछ नहीं आएगा, आप कोई पहचानते नहीं आएगा, सुनना कोई पहचानते नहीं आएगा पेपर में कि बताओ कौन सा वाक्य है। आपको सीधा लेकर आएगा ए वाला, राम पढ़ता है, आप इसको विस्मयवाचक में बदलिए। सीधा, समझ रहे हो? मतलब जो इसमें क्वेश्चन की डिमांड है वो ये डिमांड नहीं है कि आप पहचानो इसकी जो डिमांड है पेपर में जो आता है वो कहता है इंटरचेंज करो, बस। तो मेरे हिसाब से बन जाएगा कि इसकी भावनाओं को आपको समझ गए आप कि क्या क्या इसमें होता है, तो आपको इंटरचेंज करते बन जाएगा। ठीक, ये वाला तो आपसे बनने लगा। कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट हो तो आपका सरल होगा। जब इसमें एक या दो ऑब्जेक्ट दो सब्जेक्ट हो, लेकिन एक ही मैटर को लेकर बात करते हो, एक से जुड़ी चीजें उपवाक हो, मिश्र होगा। दो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक हो, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, संयुक्त होगा। राइट, ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना? हाँ मिश्र और संयुक्त वाक्य के लेकर डाउट था। हाँ बोलिए। मिश्र और संयुक्त वाक्य पर इसमें सब्जेक्ट कोई विषय एक होना चाहिए, हाँ व्यक्ति एक होना चाहिए। देखिए मिस्र में ये बात ध्यान रखना आप कि अगर जिस व्यक्ति को लेकर या जिस वस्तु को लेकर बात हो रही है, व्यक्ति भी हो सकता है बताइए, वस्तु भी हो सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें, उदाहरण तौर पे मैं एक बात करता हूँ, मोहन की बात करता हूँ जैसे, तो मिस्र वाक्य में क्या बोले मैंने, मान लो मोहन को हमें दो चीजें एक साथ ऐड करना, मोहन की क्या करना है, मोहन की हमें दो चीजें एक साथ ऐड करना है। देखो हमने क्या बोला, उदाहरण तौर पे रामू ईमानदार है, ध्यान रखना, रामू ईमानदार है, रामू एक ही सब्जेक्ट है, राइट, ईमानदार उसकी क्वालिटी होगी। ठीक, रामू ईमानदार है, साथ ही क्या आज्ञाकारी है, कुछ भी बोल दो। अब आप यहां देखो कि इसमें राम की ही बात हो रही है, ईमानदारी उसी की है और आज्ञाकारिता वाला स्वभाव ही उसी का है। तो एक ही ध्यान रखना, सब्जेक्ट के दो दो प्रॉपर्टीज को एक साथ लिंक कर रहे हैं। ठीक, क्या है ये मिश्र। लेकिन अगर हम बोल दें क्या बताइए, उदाहरण तौर पे राम ईमानदार है, सोहन बेईमान है, या सोहन आज्ञाकारी बोल दो, चलो ठीक है, क्या बोल दो आप, सोहन आज्ञाकारी है।
इसका मतलब दो अलग अलग चीजें हो गई हैं, अब उससे जुड़ी चीजें नहीं है। अब वो राम ईमानदार है और सोहन आज्ञाकारी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप दोनों को एक साथ लिखना चाहते हो तो आप देखो इसमें दोनों अगर एक ही विचारधारा की हैं, सकारात्मक विचारधारा की हैं, तो उसमें आप और लगाओ, तथा लगाओ, एवं लगाओ, राइट। ऐसे बोलेंगे राम ईमानदार है और सोहन आज्ञाकारी है, राइट। लेकिन अगर उसमें हम विपरीत प्रभाव वाले चीज बोलते हैं कि राम मान लो ईमानदार है, सोहन बेईमान है, तो नेगेटिविटी है इसमें, तो हम उसमें वट लगाते हैं लेकिन, जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, राम ईमानदार है लेकिन सोहन बेईमान है, तो इसमें सब संयुक्त हो गए, क्योंकि इसमें अलग अलग व्यक्ति की बात हो रही है, दोनों व्यक्ति आपस में जुड़े हुए नहीं है। अब क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल है। हाँ सर, राम ईमानदार और आज्ञाकारी है। हाँ, ये कौन सा वाक्य होगा? राम ईमानदार है और आज्ञाकारी है, राम ईमानदार और आज्ञाकारी है, दो मिश्री होगा, क्योंकि एक ही चीज है वो, एक ही चीज है वो, एक ही व्यक्ति को लेकर बात हो रही है। हाँ, वह पढ़ता भी है और एक कंपनी में काम भी करता है। कैसा? वह पढ़ता भी है। हाँ, वो अलग हो गया, क्योंकि वो एक से साथ काम नहीं करेगा। पढ़ता अलग पोजीशन में है, काम करना अलग पोजीशन में है, एक ही व्यक्ति कर रहा है। देखो होता क्या, देखो गुण जो होते हैं ना, गुण हमेशा एक ही समय में स्थिर रहते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला आप ईमानदार हो और आज्ञाकारी हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना एक समय में आप ईमानदार हो, एक समय में आप आज्ञाकारी हो। वो दोनों चीजें आपके अंदर है, दोनों चीजें आपसे हमेशा जुड़ी हुई हैं। वो क्या आएगा आपका मिश्र वाक्य, राइट। लेकिन आप बोल रहे हो कि राम पढ़ता है और कंपनी में काम भी करता है, तो देखो सिंपल सी बात है कि राम जब पढ़ेगा तो कंपनी में काम नहीं करेगा, राइट। और जब कंपनी में काम करेगा तो राम नहीं पढ़ेगा। दोनों चीजें क्या बताओ अलग अलग हैं, राइट। एक साथ में दोनों काम नहीं हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया अपने ऊपर मत लेना कि हम पढ़ भी लेते काम भी कर लेते, वो अलग बात है। एक समय में दोनों काम नहीं हो सकते हैं, ठीक। हाँ। ये वाला बात मिश्रित होना चाहिए था। कौन सा? अस्वस्थ होने के कारण मुझे जाना ही पड़ेगा। कैसा? पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण मुझे जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखो, इसमें आप देखो, हाँ यदि अस्वस्थ नहीं होते, हाँ नहीं जाता, मतलब दोनों रिलेटेड है। उसके बाद नहीं वो नहीं, वही तो गलत समझ लिया अपन ने कि ऐसा मत बोलो उसको कि पिताजी जो है अस्वस्थ हैं इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, राइट। अब यहाँ देखो दोनों चीजें, देखिए पिताजी के अस्वस्थ होना एक स्वतंत्र घटना है, पिताजी का अस्वस्थ होना एक स्वतंत्र घटना है, और उस स्वतंत्र घटना से आपका जाना भी स्वतंत्र है। वो तो आप जा रहे हो, नहीं भी तो जा सकते हो, नहीं भी तो जा सकते ना, बताओ। वो अलग घटना है, ये अलग घटना है। देखो मैं जा रहा हूं तो मैं अलग चीज हूं, पिताजी अस्वस्थ हैं तो वो अलग चीज है। दोनों चीजों आपस में लिंक हो रही, तब हम वाक्य बना रहे हैं, बात अच्छी है, जोड़ रहे हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति से जुड़ाव नहीं है ना। पिताजी अस्वस्थ होना एक अलग बात है, वो उनका अलग भाग है, और हमारे जाना एक अलग भाग है। जा मैं रहा हूं, पिताजी अस्वस्थ हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए ध्यान रखना ये संयुक्त है, मिश्र नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आप जानते हो अगर ये बोलेंगे आप इसको, मैं अस्वस्थ हूं इसलिए अस्पताल जा रहा हूं, राइट। समझना अब इसको, मैं अस्वस्थ हूं इसलिए अस्पताल जा रहा हूं, तो भाई तुम अस्वस्थ तो हो ही गए हो, तुम तो जुड़े हो और अस्पताल भी तुम ही जा रहे हो, तुम एक ही चीज हो, तो मिश्र होगा। लेकिन इसमें अगर दूसरे होंगे कि भैया पिताजी अस्वस्थ हैं इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, तो पिताजी अलग मैटर हो गया, हमारा अलग मैटर हो गया, हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो संयुक्त है, राइट। ऐसा अंतर आएगा उसमें। अब समझ में आ गया? मतलब आप अगर कुछ भी बोले, आप ना उसकी भावनाओं में जाना। अगर मालूम है वो एक कोई शब्द बोलता है कोई भी चीज से जुड़ी चीजें, अगर वो जुड़ी हुई चीजें, ठीक है ना, वो लगता अपने को ऐसा ही है कि पिताजी अस्वस्थ हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा, तो आपको ये दिमाग में आता होगा यार अगर पिताजी अस्वस्थ नहीं होते तो मैं नहीं जाता, अब पिताजी अस्वस्थ हो गए हैं इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, तो आप मालूम उसको ना दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ दे रहे हो आप, राइट।
लेकिन आप उसको सूक्ष्म से देखो कि पिताजी का अस्वस्थ होना एक अलग घटना है, राइट, और तुम्हारा जाना एक अलग घटना है। दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है, मैं कहाँ कह रहा हूँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन देखो घटना का जुड़ा होना एक अलग मैटर है और घटनाओं का अंतररिंग होना अलग है, मतलब एक साथ जुड़ना अलग है। दोनों घटना एक साथ जुड़ना अलग है और अलग अलग होना अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो आप अगर बोलेंगे कि मैं अस्वस्थ हूं इसलिए अस्पताल जा रहा हूं, ये मिश्र होगा, क्योंकि तुमसे दोनों चीजें तुमसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे पिताजी अस्वस्थ इसलिए मुझे घर जाना पड़ रहा है, ये संयुक्त होगा, क्योंकि पिताजी अलग हैं, अपन अलग हैं। अब क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए, ते हुआ आपका सेंटेंस। अब अपन थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, कारक पढ़ लेते हैं कि टाइम हो रहा। अब आप लोगों को कल से 7:30 बजे आना है ना, क्योंकि अब मेरा सारा काम धंधा हो गए, सब कुछ फ्री हो गया अब मैं, अब शांति से अब अपन 7:30 बजे आ सकते हैं अब, ठीक है? अभी 7:30 से आओ ना, ठीक? अभी थोड़ा और, जब अभी बच्चों की क्या, अभी ये लोग ना 7 बजे उठ रहे हैं, तो 7:30 तक आते आते 10 मिनट लेट होते हैं। अब थोड़े दिन 7 बजे उठने लगेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, तो फिर 6:30 बजे उठेंगे, तो जब 6:30 बजे उठेंगे तो 7 बजे तक यहाँ आएंगे, कुछ दिनों बाद 6 बजे उठेंगे, धीरे धीरे परंपराएं शुरू होती है ना, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो एकदम से बोलूंगा 6 बजे जाओ आप, क्योंकि गर्मी आ गई है। अरे तो गर्मी से उसके सोने का क्या संबंध है, वो तो पंखे लगा के सोता है, धीरे धीरे पढ़ा लेंगे उसका। चलिए, ते हुए आपके क्या